नेक्स्ट सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, फॉर अ कॉन्क्रीट स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस है आर और वो बना हुआ है कंक्रीट से। किससे बना है? कंक्रीट से बना हुआ है। आपको फील आ रहा होगा कि कंक्रीट का स्फीयर कैसा होगा, काफी ज्यादा भारी होगा, साइज देखने में छोटा होगा लेकिन फिर भी भारी होगा, साइज के अकॉर्डिंग भारी होने वाला है। हैविंग अ कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल आर पैक्ड विद सॉडस्ट। सॉडस्ट जो है उससे ये भरा हुआ है, इसका कैविटी, इसमें कैविटी है आर रेडियस का। सॉडस्ट समझ में आया क्या होता है? सॉडस्ट को आप समझ सकते हैं कैसे कि सौ सब लोग जानते हैं, 100 का मतलब होता है आरी। 100 का मतलब होता है आरी, जिसकी सेरेटेड एज होती है ना। और इसको मान लीजिए हम लोहे से या किसी मेटल से, प्लास्टिक से या वुड से इसको जब हम काटते हैं तो हमें एक बुरादा मिलता है। बुरादा मिलता है, बुरादा कहते हैं उसको हिंदी में। एक सॉडस्ट टाइप का मिलता है ना, चिप्स मिलती हैं, तो उससे ही कहा गया है कि सॉडस्ट है। वो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, काफ़ी लेस डेंस होती हैं। टू फ्लोट विद इट्स एंटायर वॉल्यूम सबमर्ज्ड अंडर वाटर। तो स्मॉल आर रेडियस का कैविटी इस स्फीयर के अंदर है और उसके अंदर सॉडस्ट भर दिया जाता है, जिससे कि ये पूरा का पूरा स्फीयर जस्ट सबमर्ज रहता है, यानी कि पानी के अंदर डूब जाता है लेकिन सिंक नहीं हुआ है, फ्लोट कर रहा है, सबमर्ज है अंडर वाटर, सबमर्ज है अंडर वाटर। What will be the ratio of mass of concrete to the mass of sawdust given that the specific gravities of concrete and sawdust are 2.4 and 0.3? मैंने आपको बताया था कि sawdust जो है वो काफी ज्यादा हल्का होने वाला है, इसलिए इसका डेंसिटी 0.3 लिया है और इसका डेंसिटी है 2.4। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी में आपको जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजन काफी लोगों को होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। आपको डेंसिटी की वैल्यू 2.4 माननी है, लेकिन वाटर का डेंसिटी भी आपको 1 के बराबर मानना है। वाटर का डेंसिटी यदि 1 है तो इसका डेंसिटी 2.4 है, इसका डेंसिटी 0.3 है। ठीक है, तो मैं इसका डेंसिटी 2.4 लूंगा, इसका डेंसिटी 0.3 लूंगा और वाटर का डेंसिटी 1 मुझे मानना होगा। तो सिंपल सी बात है यार, ये आपके पास एक कंक्रीट का स्फीयर है और इसके अंदर एक सॉडस्ट भरा हुआ है स्मॉल आर रेडियस की कैविटी में। तो ये जब फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg और इसके ऊपर लगने वाला जो बायंसी फोर्स है बायंसी फोर्स, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो यहां से मैं Fb = mg लिख सकता हूं। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज 1 इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड, पूरा का पूरा स्फीयर सबमर्ज्ड है, तो 4/3 पाई आर क्यूब यहां पे मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू mg। mg क्या लिखूंगा? mg क्या लिखूंगा? mg मास ऑफ डस्ट प्लस मास ऑफ कंक्रीट। तो मास ऑफ डस्ट को मैं लिख सकता हूं 0.3 उसका डेंसिटी है इंटू 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 2.4 इंटू 4/3 पाई ऑफ कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। समझ में आया आपको? ये बेटा वॉल्यूम है जिसमें कंक्रीट भरा हुआ है और उसमें मैंने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये वो वॉल्यूम है जहां पे सॉडस्ट भरा हुआ है और सॉडस्ट की डेंसिटी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और लास्ट में जी से इस पूरे ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं। तो जी से जी चला गया, 4/3 पाई से 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया और आपको यहां से मिलता है आर क्यूब इज इक्वल टू 0.3 स्मॉल आर क्यूब प्लस 2.4 कैपिटल आर क्यूब माइनस ऑफ 2.4 स्मॉल आर क्यूब। तो बेटा ये आप इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, 0.3 है, ये 2.4 है, तो आपको मिलेगा ये 2.1 स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 2.4 माइनस 1 1.4 कैपिटल आर क्यूब। डेसिमल से डेसिमल चला गया, 7 से गया 2 बार, 7 से गया 3 बार। सो कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब आपको मिल जाता है 3/2 के बराबर। तो ये रिजल्ट हमने यहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया है दैट कैपिटल आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 3/2। अब हमें लेकिन रेशियो निकालना किसका है? हमें रेशियो निकालना है मास ऑफ सॉडस्ट, मास ऑफ कंक्रीट टू मास ऑफ सॉडस्ट। तो हमें रेशियो निकालना होगा मास ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉडस्ट। तो भाई इसका मास लिखूंगा 0.3 कंक्रीट का है, सो 2.4 इंटू 4/3, 2.4 इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये हो जाएगा इसका मास। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बेसिकली हमने लिखा है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉडस्ट हो जाएगा आपके पास 0.3 इंटू 4/3 पाई ऑफ आर क्यूब। तो यहाँ बेटा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, 0.3 से चला गया, 3 से 3 8 24 8 बार, सो 8 टाइम्स आर क्यूब बाय स्मॉल आर क्यूब माइनस 1। सो 8 इंटू ये कितना आ चुका है आपके पास 3/2 के बराबर, सो 3/2 माइनस 1, तो आपको मिल जाएगा 8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4। तो इनका रेशियो आपको मिल जाता है 4 के बराबर। तो जितना मास
कंक्रीट का है और उसका 4 गुना मास जो है सॉडस्ट का जो मास है हमने भरा है 1/4 ऑफ मास ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का मास लेट्स से 1 किलो है, तो 1 किलो का 1/4 जो है यानी 250 ग्राम के बराबर सॉडस्ट हमने लिया है, जिससे वो फ्लोट हो सके, जिससे वो जस्ट सबमर्ज हो सके। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 के बराबर। ठीक है, अब चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर ऑन दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। बच्चों, नया साल आ चुका है 2022 और नए जोश के साथ फिर से लगने का समय आ गया है और इस स्ट्रगल में अनअकैडमी आपका पूरा साथ दे रहा है। ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन ऑफर अनअकैडमी ने आप जैसे बच्चों के लिए निकाला है जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, 1 जनवरी से अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 22% ऑफ मिलता है। ठीक है बच्चों, और ये ऑफर 1 जनवरी से 3 जनवरी तक ही वैलिड है। तो एज सून एज पॉसिबल आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए और एनकेसी सर लाइव कोड डालना नहीं भूलिएगा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स क्रैक इट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सवाल में आपको दिया हुआ है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार्ट। तो एक पेंडुलम है और पेंडुलम के बारे में बताया गया है कि इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ कार्ट विच इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। सवाल समझ चुके हैं, फील आ चुकी है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा के बराबर है। यहां पर हमारे पास एक कार्ट है और कार्ट की सीलिंग से बंधा हुआ है हमारे पास एक पेंडुलम जो है यहां से बंधा हुआ है। मान लीजिए इस तरीके से, इस पोजीशन में पेंडुलम है। अब कार्ट जो है बेटा विदाउट फ्रिक्शन जो है स्लाइड हो रही है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो कार्ट है इसका एक्सेलरेशन g sin थीटा के बराबर होने वाला है। ये बात सबको समझ में आती है कि मान लीजिए पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में कार्ट का मास है कैपिटल M, इस पेंडुलम का मास है स्मॉल m, पूरे सिस्टम के ऊपर जो बाहर से फोर्स लग रहा है वो m प्लस स्मॉल m g sin थीटा के बराबर लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स इस कार्ट पर लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है, सो दिस फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यदि मैं यहां पे लिखता हूं m प्लस स्मॉल m इनटू g sin थीटा, दिस इज द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, फ्रिक्शन तो है नहीं, इज इक्वल टू टोटल मास कितना है पूरे सिस्टम का है m प्लस स्मॉल m इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से m प्लस m कैंसिल आउट हो जाता है, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट आपको मिल जाता है g sin थीटा के बराबर। तो अब कार्ट जो है, कार्ट एक्सेलरेट हो रही है, इसका मतलब कह सकते हैं कि पेंडुलम का जो ये वाला सपोर्ट है, ये सपोर्ट एक्सेलरेट हो रहा है और साथ साथ ये पेंडुलम भी एक्सेलरेट हो रहा है। पेंडुलम का जो मोशन है इस तरीके से होगा तो पेंडुलम भी यहां पर एक्सेलरेट हो रहा है और कार्ट जो है वो भी एक्सेलरेट हो रही है। तो हम जानते हैं कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा बॉडी एक साथ मूव करती हैं तो हम रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करते हैं, हम एक मूविंग ऑब्जेक्ट को ही फ्रेम मान लेते हैं। तो यहां पर मैं मान रहा हूं इस कार्ट को फ्रेम मान रहा हूं मैं, यानी कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू किसके, कार्ट के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसको, पेंडुलम को ऑब्जर्व किया जा रहा है कार्ट के रेस्पेक्ट में। तो कार्ट के रेस्पेक्ट में कार्ट का एक्सेलरेशन कितना हो गया बेटा, 0 के बराबर हो गया है। कार्ट के रेस्पेक्ट में कार्ट अब रुक चुकी है, पेंडुलम में मान लेता हूं इस पोजीशन में एंगल बना रहा है, लेट्स से कोई भी एंगल बना रहा है, लेट्स से अल्फा के बराबर एंगल इस लाइन से ये पेंडुलम बना रहा है, ये पेंडुलम इस लाइन से एंगल बना रहा है। दूसरी बात, पेंडुलम के ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, बिकॉज हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, हम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो हमें एक सूडो फोर्स लगाना होगा। तो सूडो फोर्स बताइए किस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो इस फ्रेम का एक्सेलरेशन था इस डायरेक्शन में, तो इस फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और उसकी वैल्यू होने वाली है mg sin थीटा के बराबर। ये बेटा कौन सा फोर्स है, ये सूडो फोर्स है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है वो mg के बराबर है, ये एंगल थीटा के बराबर है। अब देखिए बेटा, ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना रहा हूं, ये एंगल यदि थीटा है हॉरिजॉन्टल है इसके साथ, तो ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर होने वाला है, और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा और ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा के बराबर। तो mg का एक कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा और एक कंपोनेंट mg का आने वाला है mg sin थीटा। सबको बात समझ में आई?
तो यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस mg के दो कंपोनेंट कर दिए हैं, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब इस पेंडुलम की तरफ देखिए ध्यान से, इस बेचारे पेंडुलम को देखिए, mg sin थीटा फोर्स इधर, mg sin थीटा फोर्स इधर, ये ग्रेविटी की वजह से कंपोनेंट आया है और ये वाला फोर्स जो है ये सूडो फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो इस पेंडुलम के ऊपर जो बचने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ mg cos थीटा बचता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या हुआ सिचुएशन कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो हर बार नीचे की तरफ mg cos थीटा है, mg cos थीटा फोर्स है, चाहे वो ऐसे हो चाहे वो ऐसे हो, फोर्स सिर्फ और सिर्फ mg cos थीटा के बराबर लग रहा है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर या इसकी लेंथ के या जो है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है mg cos थीटा के बराबर। तो भाई हमने सीखा है कई बार कि ऐसे पेंडुलम होता है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g के बराबर होता है, नीचे हमेशा फोर्स mg के बराबर लग रहा होता है, तो इसका पेंडुलम का टाइम पीरियड आता है t = 2π√L/g। अब इस पूरे सिस्टम को बस रोटेट कर दिया है और नीचे की तरफ फोर्स mg की जगह mg cos थीटा लग रहा है, तो यहाँ पे मैं टाइम पीरियड को लिख सकता हूँ t = 2π√L/g की जगह g cos थीटा यहाँ पे लिखेंगे, L/√g cos थीटा, 2π√L/g cos थीटा हमारा आंसर होने वाला है। तो समझ गए यार, ये वाले फोर्सेस आपस में कैंसिल आउट हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ फोर्स इसके पास mg cos थीटा बचा है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g cos थीटा है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g cos थीटा है, तो इसका टाइम पीरियड 2π√L/g cos थीटा होना चाहिए। समझ गए बात? अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से, अ ट्यूब A of radius small r is connected to two other tubes B and C। ट्यूब है हमारे पास A और वो दो ट्यूब B और C से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ जंक्शन वॉल्व, एक जंक्शन वॉल्व की सहायता से इन तीनों पाइप्स को जोड़ के रखा हुआ है। तो जंक्शन वॉल्व यहां पे मैं बना देता हूं, कुछ इस तरीके से है जंक्शन वॉल्व। एक पाइप जो है यहां कनेक्टेड है, दूसरे जो पाइप्स हैं वो यहां पे कनेक्टेड हैं, इस तरीके से जो पाइप्स हैं कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये जो है जंक्शन वॉल्व है, ये जंक्शन वॉल्व। ठीक है, ये पाइप मान लेता हूं A के बराबर है, इसका रेडियस जो है R के बराबर है। दूसरे पाइप हैं B और C जिनके रेडियस R/2 और R/3 के बराबर हैं। तो इसका रेडियस है R, तो इसका डायमीटर, इसका रेडियस है R/2 तो डायमीटर हो जाएगा R के बराबर, और इसका रेडियस है R/3 तो डायमीटर हो जाएगा 2R/3। ठीक है, वैसे लिख दिया 2R/3, डायमीटर लिख दिया, रेडियस दिया फिर भी। एंड द फ्लो वेलोसिटी इन ईच इज v and 3v रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे A के बारे में नहीं दिया गया है, A के बारे में नहीं दिया है, द ट्यूब V and C and V and 3V रेस्पेक्टिवली, यानी R/2 ये जो आपके पास है इसमें फ्लो जो है V के बराबर है, और यहाँ पे जो फ्लो है बेटा वो 3V के बराबर है, 3V के बराबर यहाँ पे फ्लो है। इफ द फ्लो वेलोसिटी इन ट्यूब A इज n/m into V, यहाँ पे यदि फ्लो कह रहे हैं n/m V के बराबर है, तो बताइए n and m are integers, then what is the value of n plus m? n plus m की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। तो मैं यहां पे इतना कह सकता हूं कि जितना यहां पे वाटर जो है क्वांटिटी यहां पे आ रही है, उतनी ही क्वांटिटी यहां से बाहर जा रही है, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है यहां पे हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि ये जो जंक्शन वॉल्व है ये कोई भी पानी अकोमुलेट नहीं करेगा, ये हम सब लोग जानते हैं, कॉमन सेंस है, ये कोई भी पानी जो है अकोमुलेट नहीं कर रहा है, तो जितना पानी यहां से जाएगा उतना ही पानी इससे बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यहां मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल करूंगा, तो यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे मैं लिख सकता हूं पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इसका n/m इंटू v के बराबर है, इज इक्वल टू यहां का एरिया इंटू वेलोसिटी कितना होगा, पाई r²/4 इंटू वेलोसिटी इज v, प्लस यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई इंटू r²/9 इंटू 3v। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, यहां से पाई स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाता है, पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, v सब जगह कैंसिल आउट हुआ, तो यहां पे मिलता है n/m इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3। तो यहां से आएगा आपके पास 4 और 3 7, 7/12 यहां से आपको मिलता है n/m की वैल्यू। तो यहां से आपको मिल सकता है n + m इज इक्वल टू 7 + 12 इज इक्वल टू 19। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 19 के बराबर, 19 के बराबर हमारा आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जिसमें दिया हुआ है अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स। हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म है क्यूबिकल बॉक्स जिसका साइड है a के बराबर, क्यूब है जिसका साइड लेंथ है a के बराबर, is placed on a rough floor and it is to moved by applying minimum possible force at a point which is at distance b above its center of mass। हो, हमें क्या करना है, इसे मूव करवाना है by applying minimum possible force at a point which is at a distance b above its center of mass। If the coefficient of friction is 0.4, then what is the maximum possible value of 100 into b by a for which the box will not topple before moving। तो ये टॉपल नहीं होगा मूव करने से पहले, ऐसी कुछ कंडीशन हमें बतानी है और हमें 100 इंटू बी बाय ए की वैल्यू बतानी है, बेसिकली बी बाय ए की वैल्यू बतानी है, बी बाय ए की वैल्यू हमें बतानी है। और ए तो जो है फिक्स है बेटा, हमें बी की वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, जिससे ये मूव कर जाए बट टॉपल ना हो, मूव कर जाए बट टॉपल ना हो। तो यहाँ देखिए डायग्राम में बनाता हूँ, ये हमारे पास है एक क्यूबिकल बॉक्स, सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा आपको, ये एक रफ सरफेस पर रखा है, ये एक रफ सरफेस पर रखा हुआ है। इसका सेंटर ऑफ मास इस ग्राउंड से a/2 डिस्टेंस पर होने वाला है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, ये a/2 डिस्टेंस पर होने वाला है, सब लोग जानते हैं। और जहां पर हमने फोर्स लगाया है, ऑफ कोर्स फोर्स हम बाहर से ही लगा रहे होंगे, तो फोर्स इस सेंटर ऑफ मास से b डिस्टेंस पर लगाया गया है। सेंटर ऑफ मास से b डिस्टेंस पर हमने लगाया है एक फोर्स लगाया है b डिस्टेंस पर। फोर्स की वैल्यू मैं मान लेता हूं f के बराबर है। अब फोर्स की मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, फोर्स जो है मिनिमम फोर्स हम लगा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तब तो ये चल ही लेगा। मिनिमम फोर्स लगाना चाहते हैं और उसमें भी टॉपल नहीं होना चाहिए, टॉपल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि ये मैं फोर्स की जो है मिनिमम वैल्यू में लगा रहा हूँ और ये जस्ट मूव करना स्टार्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पर अप्लाई हो रही होगी, इस ब्लॉक की टेंडेंसी जो है इस तरफ जाने की है, तो यहाँ पे मैं फ्रिक्शन के बारे में कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन जो है म्यू mg के बराबर लग रहा होगा, इस तरीके से म्यू mg के बराबर फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं तो सेंटर ऑफ मास से mg के बराबर फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से नीचे की तरफ। और टॉपल जो है ये कोशिश करेगा, बिकॉज टॉर्क जो है बेटा, टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज सेंस में आ रहा है, तो नॉर्मल इसको रोकने की जगह रोकने के लिए इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इस पॉइंट पर नॉर्मल जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो चुका होगा, तो नॉर्मल यहां पर लग रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं जस्ट मूव करवाना है लेकिन टॉपल नहीं करवाना, मूव करवाना है तो और टॉपल नहीं करवाना, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका फोर्स है जी, आपका जो फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए, किससे, म्यू mg से ज्यादा होना चाहिए, म्यू mg से ज्यादा होना चाहिए। और यदि मिनिमम की बात करें तो मिनिमम जो फोर्स है आपके पास हो जाना चाहिए F मिनिमम इज इक्वल टू म्यू mg। साथ के साथ क्या होना चाहिए कि जो टॉर्क है बेटा, जो टॉर्क है इसका, ये टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, ये टॉर्क जो है कम होना चाहिए एज कंपेयर टू दिस टॉर्क, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि जो आपके पास F मिनिमम इंटू a/2 प्लस बी, ये टॉर्क लग रहा है, ये वाला टॉर्क लग रहा है इस तरीके से, इस पॉइंट के अबाउट जो है ये टॉपल होने की कोशिश करेगा, तो मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 प्लस बी, और लगेगा यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे म्यू mg का टॉर्क लगेगा इस पॉइंट के अबाउट 0 के बराबर, इसका कोई भी टॉर्क नहीं होगा इसके अबाउट। और ये जो है फोर्स का टॉर्क जो है ये कम होना चाहिए किसके टॉर्क से, mg के टॉर्क से, बिकॉज इसका टॉर्क भी 0 के बराबर आएगा, mg का टॉर्क आएगा mg इंटू a/2। अब यहाँ से F मिनिमम जो है उसकी वैल्यू लिखी जा सकती है म्यू mg के बराबर, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास म्यू mg इंटू a/2 प्लस b शुड बी लेस देन mg इंटू a/2। तो यहाँ से mg कैंसिल आउट हो गया है, म्यू की वैल्यू जो है 0.4 के बराबर है, तो 0.4 इंटू a/2 प्लस 0.4 इंटू b इज लेस देन a/2। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2 इंटू a, ये आ जाएगा आपके पास 0.5 इंटू a, तो 0.4 इंटू b इज लेस देन
5 है 0.2 0.3 a के बराबर, और यहाँ से आ जाए आपके पास 4b इज लेस देन 3a। तो यहाँ से हमें b अपॉन a का वैल्यू निकालना है, तो b अपॉन a जो है आना चाहिए लेस देन 3/4, यानी कि यहाँ से आपको मिलना चाहिए b बाय a शुड बी लेस देन 0.75। अब 0.75 से कम होना चाहिए, और हम जानते हैं कि b की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है बेटा किसके बराबर हो सकती है, 0.5a के बराबर। इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, फोर्स यहाँ थोड़ी लगा सकते हैं, फोर्स जो है हम मैक्सिमम लगा सकते हैं यहाँ तक। तो इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो हो सकती है, b की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है किसके बराबर, 0.5a के बराबर हो सकती है, 0.5a के बराबर हो सकती है। तो यहाँ से मैं b बाय a की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बता सकता हूँ 0.5 इंटू a डिवाइडेड बाई a से a गया, कितना आ गया आपके पास 0.5, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई से कर देंगे बिकॉज हमें 100 इंटू b बाई a पूछा है, तो 0.5 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 50 के बराबर। आंसर विल बी इक्वल टू 50 हमारा आंसर होने वाला है। ठीक बात। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है कि एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट के बराबर है। मेटल है जिसका वर्क फंक्शन फाई नॉट के बराबर है एंड इट्स करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट। तो यानी कि फाई नॉट को लिख सकता हूं मैं hc बाय लैम्डा नॉट। क्वेश्चन नंबर 1, if the threshold wavelength for a metal whose work function is phi naught by 3 is n into phi naught, then what is the value of n? तो यदि एक का वर्क फंक्शन है phi naught by 3 और उसकी वेवलेंथ है कितनी, hc अपॉन n लैम्डा नॉट, तो भाई इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। सो phi naught अपॉन phi naught by 3 is equals to hc by lambda अपॉन hc by n लैम्डा। hc से hc गया, लैम्डा से लैम्डा गया, n की वैल्यू आ जाती है आपके पास 3 के बराबर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भैया, 3 के बराबर हमारा आंसर हमें मिल जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें दिया है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स टाइप का लेंस है और जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व सरफेस इज इक्वल टू 30। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसका रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर के बराबर है, r इज इक्वल टू 30। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, म्यू जो है 1.5 के बराबर है। तो आपसे फोकल लेंथ पूछी गई है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे आप लगाएंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 इंटू 1/30। तो यहाँ से 1 अपॉन एफ की वैल्यू मिल जाती है, तो एफ की वैल्यू मिल जाएगी आपको 60 सेंटीमीटर के बराबर। तो एफ की वैल्यू मिल जाती है 60 सेंटीमीटर के बराबर, यही आपका आंसर आपको दिया हुआ है।